MBBS करने के बाद तो लाइफ सेट हो जाती है, ढेर सारे पैसे मिलते हैं, हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है और लाइफ में फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है। इस तरह के बहुत सारे अजम्पशंस हैं लोगों के। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब अजम्पशंस का एक आंसर दे पाऊँ, उन सब अजम्पशंस के थोड़े से बैकग्राउंड और रियलिटी चेक आप लोगों को दे पाऊँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक MBBS ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और उन ऑप्शंस में से मैं कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, मैं किस पाथ पर चल रहा हूँ और मुझे आगे क्या करना है। आई होप ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने में हेल्प करे और आपको एक रियलिटी चेक दे दे इस मेडिकल फील्ड के बारे में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर डार्क एंड राइट नाउ आई एम अ रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर इन इंडियन मेडिकल काउंसिल एंड दोज हु डोंट नो अबाउट मी, लेट मी ब्रीफ यू अबाउट माई सेल्फ। सो आई हैव कंप्लीटेड माई MBBS from a government medical college situated in Shimla, popularly known as IGMC or Indira Gandhi Medical College, Shimla. And I joined this college back in 2016 through All India quota after securing an All India rank of 1136. So long story short, मैंने अपनी MBBS कंप्लीट कर ली है हिमाचल प्रदेश के IGMC शिमला से। तो अब मैं वापस सेम उसी स्टेज पर पहुंच चुका हूं जब मैं एक नीट UG एस्पिरेंट था। जितना कंफ्यूज मैं तब था, आज भी उतना ही कंफ्यूज हूँ अपने करियर को लेकर। कौन सी ब्रांच में जाना है, कौन से कॉलेज से करना है, इंडिया से करना है, बाहर से करना है, क्या और भी कोई ऑप्शंस मुझे तराशने हैं, क्या और किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ या फिर किसी और फील्ड को अपना बना सकता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी दिमाग में चल रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर, फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को लेकर। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे क्वेश्चंस जो मुझसे रिलेटेड है और जो मेरे फ्यूचर प्लान से रिलेटेड है, मैं सब के सब इस वीडियो में क्लियर कर सकूँ। तो देखते हैं कि लाइफ कहाँ लेकर जाती है, क्या लिखा है किस्मत में और मैं अपने कितने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर कर पाता हूँ। क्या मैं इस दुनिया को कुछ देकर जा पाता हूँ या फिर बस ऐसे ही नॉर्मल आदमी की तरह ज़िंदगी बिताकर चला जाता हूँ। तो कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि क्या बकवास कर रहे हो, MBBS करने के बाद भी तुम ऐसा बोल रहे हो, बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हो। तो बस मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में अभी आपने शायद ज़्यादा कुछ देखा नहीं है और आपको ये भी नहीं पता है कि हर किसी की सर्कमस्टेंसेस और उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड या उनकी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो आपको नहीं पता है, वो किस कंडीशन से जूझ रहे हैं आपको नहीं पता है। बस आप एक जजमेंटल माइंडसेट बना के बैठ जाते हैं और दूसरों को जज करने लगते हैं। जब तक किसी के बारे में पूरे बैकग्राउंड्स क्लियर नहीं हो तो तब तक अपने जजमेंटल थाट्स अपने तक रखें और बाकियों को डिमोटिवेट ना करें। जो वो करना चाहते हैं उनकी लाइफ में उन्हें वो करने दें। तो बातें बहुत करने को मेरे पास और आप लोगों को बहुत कुछ है बताने को, लेकिन मैं इस वीडियो की लेंथ को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो पहले देख लेते हैं कि MBBS डिग्री मिलने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन किसी भी MBBS ग्रेजुएट के पास होता है कि फर्स्ट राउंड में ही नीट PG एग्जाम को क्लियर कर दे और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जर्नी स्टार्ट कर दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। बेसिकली एक आइडियल सिचुएशन है, बहुत ही कम बच्चे अचीव कर पाते हैं जो बहुत डेडिकेशन से बहुत पहले से प्लान कर चल रहे होते हैं। सेकेंड ईयर से लोग प्लान करते हैं कि नीट PG के लिए प्रिपरेशन करना है और वो उस टाइप से उतना ही अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के बाद। और इंटर्नशिप के टाइम पर भी उनको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। बेसिकली आपको अगर डोज करना आता है अच्छे से कामों को, बहुत सारे कामों को आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा और बहुत बार ऐसे ही बंक मारकर पढ़ाई करने के लिए बैठना पड़ेगा। तो बेसिकली ये कुछ लोग हैं जो अचीव कर पाते हैं और वो लोग सक्सेस भी हो जाते हैं अपने फर्स्ट स्टेप में। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप उसी सेम स्टेट में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ले, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनके बाद जाकर। और अगर आप एक सेट नंबर ऑफ ईयर्स गवर्नमेंट सेंटर्स में प्रैक्टिस करते हैं, जैसे 2 या 3 साल के, तो आपको एक बेनिफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ GDO कोटा जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जब आपकी काउंसलिंग होती है तो जितने साल आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप स्टेट काउंसलिंग में आते हैं तो आपको उतने परसेंटेज कोटा मिलता है अपने नीट PG के मार्क्स पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 साल अपनी सर्विसेज देते हैं तो आपको 20% अगर कोटा मिलता है, तो अगर आपके 500 मार्क्स हैं तो आपके वो मार्क्स 600 काउंट होंगे। तो ये बहुत सारे लोग ये भी ऑप्शन अपनाते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब अवेलेबल है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अवेलेबल नहीं है तो आप ये ऑप्शन भी नहीं अवेल कर सकते। और तीसरा ऑप्शन है कि आप जैसे नीट UG के टाइम पर ड्रॉप लेकर कोचिंग करने गए थे, वैसे ही नीट PG के लिए आप ड्रॉप लेकर कोचिंग करने जाएं या फिर आप अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली रिकमेंड ये करूँगा कि आप अगर इंटर्नशिप में है या उसके बाद हैं तो आप प्रेप लेटर यूज़ करें, क्योंकि प्रेप लेटर का मेन मोटो ये है कि आप पढ़े उतना चाहिए जितना, क्योंकि आपके पास कम से कम टाइम होता है तो आपको वही चीज़ें वो पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रेप लेटर एक ऑनलाइन रिसोर्स है जो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आपको सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं, तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज में झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको वीडियो लेक्चर्स, क्यू बैंक्स, आपके ग्रैंड टेस्ट
और आपके जितने भी निमोनिक्स होते हैं, जितने भी ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स होते हैं, क्लिनिकल कोरिलेशंस होती हैं, सारी की सारी एक ऐप में मिल जाती हैं। तो प्रेप लैडर एक अच्छा ऑप्शन है नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर आप कभी डीमोटिवेटेड होते हो, अपने ट्रैक से भटक जाते हो, तो डॉक्टर दीपक मरवा का एक ही लेक्चर आपको ट्रैक पर वापस लाने के लिए काफ़ी है। तो ये था तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन आता है कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करें और आप नीट पीजी की रेस से बाहर हो जाएं और वैसे ही सेटल हो जाएं, शादी करें, बच्चे करें और अपने बच्चों को नीट पीजी की रेस में दौड़ाएं। और आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में लगते हैं तो आप मेडिकल ऑफिसर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर इस रेस में दौड़ने लग जाएं। पांचवा और आखिरी ऑप्शन है कि आप अपना पाथ ही चेंज कर दें, मेडिकल फील्ड को छोड़कर किसी और स्ट्रीम में चले जाएं। जैसे कि आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, कोई बिजनेस ओन कर सकते हैं, या फिर आप टीचर बन सकते हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड आई बिलीव वी ह्यूमंस कैन डू वट एवर वी वांट इफ वी हैव राइट प्लान, राइट मेंटर एंड इनफ डेडिकेशन टू अचीव आवर गोल्स। तो ये सारे ऑप्शन एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट अवेल कर सकता है। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपने सपनों को पूरा करें, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एनरोल हो जाएं। मुझे उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन वो ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। तो हर किसी के लिए ना ही सेम कंडीशंस होती हैं और ना ही सेम पाथवेज होते हैं। किसी की भी लाइफ को शेप करने के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैटर करती है, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, हेल्थ इश्यूज एंड व्हाट दे रियली वांट टू डू इन देयर लाइफ एंड व्हाट आर देयर एंड गोल्स। तो मेरे फ्यूचर प्लान्स को और मेरे फ्यूचर पाथवेज को समझने के लिए आपको थोड़ा मेरा बैकग्राउंड समझना होगा, तभी आप उन डिसीजंस को वैल्यू कर पाओगे और उन डिसीजन से अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इस मेडिकल फील्ड में अपने पापा का सपना पूरा करने आया था, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर रहा है, 1 to 1 कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। एक डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन जो बिल्ड होता है, उसके बाद आप पूरी की पूरी फैमिली को कितनी खुशियाँ देते हो अगर आप किसी की जान बचा लेते हो। और नीट यूजी की प्रेपरेशन से लेकर MBBS की डिग्री लेने तक मैंने अपने आप को काफ़ी समझ लिया है। मैं काफ़ी हद तक जान चुका हूँ कि मुझे किन चीज़ों में मज़ा आता है, क्या चीज़ें मैं लाइफ लॉन्ग कर सकता हूँ और एक्चुअल में मेरे एंड गोल्स क्या है। इस फील्ड में आकर मुझे समझ आया कि हम कैसे किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ डेवलप कर सकते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी जब मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी देखता था और वो बायोनिक्लिम, वो प्रोस्थेसिस बहुत ऐसे फ्यूचरिस्टिक जैसा साउंड करता था मेरे दिमाग को। वो इतना ज़्यादा डोपामिन मेरे ब्रेन में रिलीज़ होता था, वो सब चीज़ें ऐसे देख के, वीडियोस देख के, और वो सब कुछ ऐसे रियलाइज़ करके कि एक दिन मैं भी क्रिएट कर रहा हूँगा, मैं भी ऐसे कुछ फ्यूचरिस्टिक चीज़ें बना रहा हूँगा जो लोगों को हेल्प कर रही होंगी। तो अभी भी वो एक्साइटमेंट वापस आ जाती है मेरी, जैसे मैं वो चीज़ें सुनता हूँ और सोचता हूँ कि ऐसा ख़तरनाक स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे कि लोगों की पूरी की पूरी ज़िंदगियाँ चेंज हो जाएंगी। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा तो नहीं होता है। ज़िंदगी को और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था मेरे लिए। कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं जो तुम्हारा पूरा का पूरा प्लान चौपट कर देते हैं, क्योंकि उनसे तुम बाहर ही नहीं निकल सकते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी पूरी लाइफ ऐसा शैटर कर दी थी, सब कुछ हिल गया था। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि मुझे MBBS छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन जुनून था या जो भी कहो, जैसे भी करके वो सारी चीज़ें मतलब हो गया है काफ़ी। तो वैसे तो हुआ यूँ था कि सब कुछ ठीक चल रहा था, फर्स्ट ईयर मैंने आराम से निकाल दिया था, लेकिन सेकंड ईयर में जाकर ये रियलाइजेशन होने लग गई थी कि लाइफ में कुछ करना है। इस फील्ड में आए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है अगर कुछ अच्छा अचीव करना है। तो बहुत सीरियस हो गया था, लास्ट बेंच से फ्रंट बेंच पर आकर बैठने लग गया था, सेकेंड ईयर की क्लासेस लगाने के लिए नोट्स बनाने लग गया था और सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने लग गया था। हॉस्टल में काफ़ी शोर रहता था, तो लाइब्रेरी में रुकता था 2 से 3 बजे तक रोज़ रात को, और फिर सुबह कॉलेज भी अटेंड करता था। तो काफ़ी डेडिकेशन से मैं अपने सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पर दिमाग में आने लगा था कि USMLE भी निकाल देंगे, नीट PG भी निकाल देंगे, सब के लिए प्रिपेयर कर लेंगे भाई इस बार। लेकिन कुदरत को कभी ये मंजूर ही नहीं था, उसने मेरे रास्ते कभी आसान किए ही नहीं है, अभी तक टेस्ट करती आई है, और इस बार भी काफ़ी बड़ा टेस्ट मुझे दे दिया था। अचानक एक दिन ऐसा होता है कि मुझे सर में दर्द उठता है, और वो इतना सीवियर होता है कि मानो मेरे सर पर कोई हथौड़ा मार रहा हो, और वो इतना खतरनाक होता है, इतने लंबे टाइम तक चलता है, 4-5 घंटे हो जाते हैं मुझे सर पकड़ कर बैठा रहता हूँ मैं, समझ नहीं आता है क्या होता है। तो मैं मेडिसिन भी लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है उस चीज़ का।
तो मैं चुपचाप सो जाता हूँ हॉस्टल में ही जाकर। मुझे लगता है कि शायद मैं रात को 3-4 बजे तक जगा था, तो कंटिन्यूस इतने टाइम से जग रहा हूँ। हो सकता है कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो कि मेरे ब्रेन में कुछ ऐसा ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा हो, उसकी वजह से मेरे को पेन होना शुरू हो गया हो। अगली सुबह जब उठता हूँ तो हल्का सा पेन दिखाई देता है, माइल्ड जैसा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ठीक हो जाएगा। तो मैं लाइब्रेरी जल्दी चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि अब अपना शेड्यूल चेंज करने का टाइम आ गया है, तो मैं 7 बजे 6 बजे तैयार होकर 7 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ। लाइब्रेरी जैसे ही पहुँचता हूँ, बुक्स खोलता हूँ अपनी, 5 मिनट फोकस करता हूँ, पैराग्राफ पढ़ता हूँ, अचानक से सब कुछ धुंधला हो जाता है। मानो जैसे कि कोई कार में आप जा रहे हो और बाहर बारिश पड़ रही हो और अंदर से भाप जम जाए, तो जैसा एक विंडशील्ड से दिखता है वैसा मुझे दिखने लग जाता है मेरी आँखों से। उस टाइम पर चश्मा नहीं लगा हुआ था, तो नॉर्मल आँखें थी, और पूरा ऐसे अंधेरा सा छा जाता है और धुंधला धुंधला दिखने लगता है, पूरा ब्लर हो जाता है। तो मैं आंखें बंद करता हूँ। मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद अभी जब 3-4 दिन ऐसे लगातार इतना कंटिन्यूस स्ट्रेस हो रहा होगा तो उसकी वजह से हो गया होगा। तो मैं थोड़ा दूर देखता हूँ, घड़ी की तरफ देखता हूँ, दूर लगी होती है। तो थोड़ी देर बाद 3-4 सेकंड बाद जब जैसे इसको फोकस करता हूँ वो ठीक हो जाता है, जो ब्लरिंग थी वो ठीक हो जाती है। मुझे लगा नॉर्मल है, कुछ नहीं होता। तो जैसे ही घड़ी की तरफ से देखकर वापस किताब में देखता हूँ, फिर से ब्लर हो जाता है। तो मैं डर जाता हूँ बेसिकली। मुझे लगता है कि शायद मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं, मुझे चश्मा लग जाएगा इस टाइम पर। तो मैं उठकर अपॉइंटमेंट लेने चला जाता हूँ मेडिसिन में दिखाने के लिए कि मुझे कंटिन्यूस दर्द हो रहा है, मेरी आंखें ब्लर हो रही है। तो जो मेरे प्रोफेसर उस टाइम पे मेरा डायग्नोसिस बनाते हैं, वो मुझे बताते हैं कि मुझे माइग्रेन की जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो प्रोबेबली माइग्रेन हुआ है। और जो ये ब्लरिंग हो रही है बेसिकली ये विजुअल डिस्टर्बेंस है जो माइग्रेन के साथ होती है। मेरे प्रोफेसर मुझे माइग्रेन के ट्रीटमेंट पर रख देते हैं और मुझे आई डिपार्टमेंट में रेफ़र कर देते हैं आई चेकअप के लिए। मैं सेम डे आई चेकअप कराने चला जाता हूँ। तो वहाँ मुझे पता चलता है कि मुझे -0.5 का करेक्शन है, जो बहुत सारे लोगों में मिल जाता है और इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। कई केसेस में चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोगों में ये आम बात होती है। तो मुझे वहाँ यही बोलते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें दर्द होता है या फिर तुम ऐसा ब्लर फील करते हो तो चश्मा लगा सकते हो, वरना चश्मा लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो मुझे अंडर करेक्शन में -0.25 का चश्मा दे देते हैं और मैं चश्मा लेकर घर चला जाता हूँ। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, माइग्रेन है, माइग्रेन का ट्रीटमेंट खा लेंगे और सही हो जाएगा। शाम को घर पहुंचा, पेन की सीवियरिटी और बढ़ गई और मैंने जैसे ही मेडिसिन खाई उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पेन इतना ज़्यादा सीवियर हो चुका था कि ऐसा मानो कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं पैरालाइज़ हो गया हूँ। मैं बेड पर लेटा रहता था और बस तड़पता रहता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपने हाथ उठाने की कोशिश करता था, हाथ भी नहीं उठा पाता था। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास मुझे रेफ़र कर दिया गया। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने जैसे ही मेरे सिम्टम्स सुने तो उन्होंने अपना डायग्नोसिस बनाया कि मुझे सीजर्स और एपिलेप्सी हो सकती है। आई मसल्स मेरी इम्पैक्ट हुई है उससे मोस्टली, जो एक फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर वो बेसिकली जो ब्लरिंग हो रही है वो सीजर्स है आई मसल्स। तो उन्होंने वो डायग्नोसिस बनाकर मुझे एमआरआई के लिए सजेस्ट कर दिया। तो नेक्स्ट डे जब मैं एमआरआई कराने जाता हूँ, मैं एमआरआई मशीन के अंदर होता हूँ, तभी वहाँ से जेआर दौड़ कर आते हैं और वो बेसिकली बात कर रहे होते हैं, जो वहाँ पर हेल्पर होता है कि इनको बाहर निकालना है, इनको कॉन्ट्रास्ट देना है, लीजन मिला है इनके ब्रेन में। मैं ये सुनता हूँ और समझ लो कि मतलब इतना ख़तरनाक ऐसे इम्पैक्ट होता है दिमाग पर, ऐसा लगता है कि लाइफ ख़त्म हो गई है। लीजन से मेरे को ऐसा इन्फ्लुएंस होती है कि शायद कोई कैंसरस लीजन है, मे बी ट्यूमर हो सकता है। तो ब्रेन में मैं अपने आप को ऐसा सोचने लग जाता हूँ कि शायद मेरे ब्रेन में ट्यूमर है। उसी के लिए ऐसे इन्हेंस करके कॉन्ट्रास्ट देकर वो उसको ज़्यादा ऐसा ढंग से देखना चाह रहा है। मुझे लगने लगा कि अब लाइफ ख़त्म हो गई है, बस मेरे पास कुछ ही दिन है जीने के लिए और इसके बाद जो भी है मतलब सब ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही वो प्रोसीजर कंप्लीट होता है, मैं मशीन से बाहर आता हूँ, मैं जो रिपोर्टिंग रूम होता है वहाँ जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ प्लीज़ मुझे एग्जैक्टली बता दीजिए कि मुझे क्या हुआ है। तो वो बोलते हैं कि अभी कंफर्म नहीं है, अभी टाइम लगेगा, एनालाइज़ करना पड़ेगा, सीनियर से कंफर्म करना पड़ेगा, कल सुबह आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, आप कल सुबह आकर ले जाइए। तो मतलब वो रात मेरे लिए इतनी ख़तरनाक रात थी कि किसी ने आकर ये बोल दिया हो कि तुम बस मरने वाले हो और तुम्हारे पास ये कुछ दिनों का टाइम है। यही सोचता रहा कि जो भी मैंने अभी तक क्या किया है, मैं किस पर्पज़ के लिए आया था, हो सकता है कि मैं कुछ आगे और भी कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। तो ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने लगी। और तो अगले दिन जब मैं रिपोर्ट लेने जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे ब्रेन के लेफ़्ट लोब में एक लीज़न पाया गया है, एक्टिव लीज़न है, बेसिकली एक सिस्ट मिली है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस की। तो जो ठीक है, तो अभी मैं जिन चीज़ों से गुज़र रहा हूँ बेसिकली अब मतलब जो सिस्ट है वो हील हो गई है, लेकिन हील होने के बाद भी कैल्सीफाइड
रह चुकी है, एक लीजन जो है मेरा कैल्सिफिकेशन हो चुकी है मेरे ब्रेन की लेफ़्ट लोब में। बहुत लंबी स्टोरी है, मैं किसी और वीडियो में इसको कवर करूँगा। अभी शायद मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं ये पूरी वीडियो में सारे के सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई है मैं आपको बता सकूँ। तो मतलब मैं इतना बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि मैं अभी फ़ाइट कर रहा हूँ अपने जो भी इस सिस्ट की वजह से जो भी मैंने मेडिसिन कंज्यूम की थी, बेसिकली स्टीरॉइड्स पर चला गया था। स्टीरॉइड्स का काफ़ी लंबा कोर्स मुझे दिया गया था, तो उसमें टेपर भी करने पड़ते हैं स्टीरॉइड्स। प्रेडनिसोलोन मुझे दी गई थी, तो उसके बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे वो बहुत ही डिज़ास्ट्रस थे मेरे लिए। मेरा मून फेसिस हम्प, मेरा ऐसा पूरा ऐसे फैट पीछे से जमा हो गया था, नेक फोल्ड्स आने लग गए थे। तो काफ़ी मतलब टाइम बाद मैं ऐसा हील होकर आया हूँ। और अभी मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे रोकती है मेरे सारे गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन मैं इसी हंसते चेहरे के साथ वो सारी चीज़ें अचीव करूँगा डेफिनेटली। हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ अचीव करने के लिए, लेकिन मैं इसी तरह से, इसी जज्बे से, इसी जुनून से वो सारी चीज़ें करता रहूँगा। तो आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। तो अभी मैं अपने डिप्रेशन से फ़ाइट कर रहा हूँ, अभी मैं अपने माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक से फ़ाइट कर रहा हूँ। बाकी ये तो परमानेंट हो ही चुका है, शायद चश्मा तो मुझे नहीं पता कि मेरा हटेगा या नहीं हटेगा, तो मुझे इससे अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं एडजस्ट कर चुका हूँ इस चीज़ के लिए और इन चीज़ों के लिए। और मैं अभी MBBS की जो ये इतनी ख़तरनाक जर्नी थी मेरे लिए जहाँ पर मैं 3 से 4 महीने मेरा ट्रीटमेंट चला था, मैं पूरा कॉलेज नहीं जा पाया था। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स भी दिए क्योंकि मैंने क्लासेस नहीं लगाई थी, और जो मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल ख़त्म हो गया था। एग्ज़ाम्स में भी ऐसी हालत हो गई थी कि बस ये था कि मैं बैठा हुआ था लेकिन मुझे कुछ होश नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स भी दिए, इसके बारे में मैं कभी और डिस्कस करना चाहूँगा। तो इस वीडियो से बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसा हम प्लान करते हैं, जो गोल्स हम देखते हैं, हमेशा वैसे ही प्लान के अकॉर्डिंग आप उन गोल्स तक नहीं पहुँचते हो। बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ जाती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जो आपको आपके गोल्स तक पहुँचने नहीं देती है, लेकिन फिर भी हार नहीं माननी चाहिए। अल्टीमेटली वहाँ स्ट्राइक करना है, तो गोल्स है वहाँ जहाँ पहुँचना है वहाँ तो पहुँच के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसी एटीट्यूड के साथ जाऊँगा। लेकिन अभी जो मीन टाइम में मैं काम कर रहा हूँ, बेसिकली मैं अपने आप को इंगेज करने की कोशिश करता हूँ, कुछ और मल्टीपल स्ट्रीम्स पर काम करने लगा हूँ ताकि अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकूँ। तो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और जो भी मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स प्लान किए हैं या जो और अगर फिगर आउट करूँगा अभी कि मुझे कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने हैं, बेसिकली या इंडिया में PG करनी है या फिर कहीं और दूसरी जगह जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ करने हैं। तो इनके पीछे काफ़ी रीज़न्स हैं। बेसिकली मुझे जो टॉक्सिक कल्चर है और जो ऐसे मतलब इंटेंस वर्किंग आवर्स है, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, वरना मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। जैसी मेरी फिज़िकल और मेंटल जो हेल्थ है वो काफ़ी डिटोरेट हो चुकी है, तो मुझे इतना ज़्यादा टॉक्सिक कल्चर शायद मुझसे हैंडल नहीं होगा। हो सकता है कि मैं छोड़ दूँ। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी आता है कि लोग जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहता। तो जो भी काम करना है वो ढंग से करना है। तो अभी इसीलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा इन चीज़ों से अभी दूर रख लिया है। अभी डायरेक्ट उस टॉक्सिक कल्चर में नहीं घुसना चाह रहा जो हॉस्पिटल इंडियन हॉस्पिटल का कल्चर है इंडिया में। एक्चुअली इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, तो अभी मैं होल्ड पर हूँ बेसिकली। और बाकी जो मैंने बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, जो मैं अपने MBBS के टाइम पर सोचता था कि मुझे इन आइडियाज़ पर काम करना है, ये स्टार्टअप्स मुझे स्टार्ट करने हैं, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं उन चीज़ों पर। तो अभी मैं अपनी स्टार्टअप वेंचर्स और इस वाली जर्नी में घुस चुका हूँ। तो जल्दी मैं रिवील कर दूंगा कि मैं किन किन चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। डेफिनेटली आप लोगों को तो बताना ही पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। तो अभी हमारे डॉक्टर डार्क एंड कैफीन पर हमारे साथ एक पूरी टीम जुड़ चुकी है। अभी हम 5 लोग हैं जो पूरे इस चैनल को संभाल रहे हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है बाकी और चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए, बाकी और चीज़ों के लिए प्लान करने के लिए, आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए, और अपनी पर्सनल हेल्थ और पढ़ाई पर टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। जो ये चैनल है बेसिकली अब हम इसको पर्सनलाइज्ड जो हम इंफॉर्मेशन और जो वीडियोस देते थे उसकी जगह हम जनरलाइज वीडियोस पर आ चुके हैं। धीरे धीरे जो आपको जनरलाइज वीडियोस देखने के लिए मिल रही हैं, हम इस चैनल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो मेन मोटो है वो है कि हम इमोशन से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू मेडिकल स्टूडेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स के लिए। आपको और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे, तो हमारे साथ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और इस चैनल पर डेफिनेटली आपके काम की चीज़ें, आपको जो वैल्यू ऐड करेंगी आपकी इस मेडिकल जर्नी में, वो मिलने वाली हैं। मुझे पूरा विश्वास है जैसे कि अभी तक मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल जर्नी से इंस्पायर करता आया हूँ, आप लोगों को एक लाइफ में वैल्यू ऐड करता आया हूँ अपनी स्टोरी से,
अपने इंसिडेंट से, अपने एक्सपीरियंसेस से आगे भी मैं वैसा करता रहूँगा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है लोगों को वो सिखाने में जो मैंने सीखा है, और मैं हमेशा ऐसा करता रहूँगा। लेकिन इस चैनल पर ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें हौच-पौच हो जाएंगी, और ऐसा मैं चाहता नहीं बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना एक चैनल खोल रहा हूँ जिस पे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जर्नी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मेरे आगे प्लान्स हैं, जो भी आगे जर्नी होती है MBBS के बाद, वो सारी की सारी जर्नी तुम्हें उस चैनल पर मिलने वाली है। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या मेरे इस नई जर्नी में, मेरे इस नए चैनल पर मेरे साथ होंगे या नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे लोग इस चैनल पर आने वाले हैं, और इस चैनल पर हम एक धमाकेदार सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं 15 अगस्त से, क्योंकि वो स्पेशल दिन है हमारी कंट्री के लिए। तो मैं अपने चैनल के लिए भी वो स्पेशल दिन बनाना चाहता हूँ, और डेफिनेटली बहुत ख़तरनाक काम उस पर आने वाला है। तो मैं मिलता हूँ आपको मेरे दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप यहाँ से क्लिक कर भी उस चैनल पर जा सकते हैं। एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट जो प्यार आप लोगों ने अभी तक मुझे दिया है, मैं वो कभी नहीं भूल पाऊँगा। और ये आप लोगों का मुझ पर एहसान है कि आप लोगों ने मुझे आगे आने का मौका दिया, और मेरी स्टोरीज़ और मेरे टैलेंट है उसको बाहर निकालने का मौका दिया इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो मैं आपको कभी निराश होने नहीं दूंगा। अपने कंटेंट से जो आग अभी तक आपके दिल में लगाता आया था, वो जुनून अभी तक जो पैदा करता आया था, वो हमेशा पैदा करता रहूँगा। और जो मेरी जर्नी है, मैं उस जर्नी को रिकॉर्ड करूँगा, और वो जर्नी एक एग्जांपल है उन सब के लिए जो ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तब भी हम कैसे करेंगे। मैं उनको बस ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ में हर किसी को प्रॉब्लम है यार, हर किसी के पास प्रॉब्लम है। जिससे भी जाके पूछोगे ना, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन तुम उनसे फाइट कैसे करते हो, वही तुम्हें लेजेंड बनाता है, वही तुम्हें फाइटर बनाता है, और वही तुम्हें विनर बनाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग, लव यू ऑल।